Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Wiki, your biology teacher. And you know very well we have already started chapter number 11 of biology, that is bioenergetics. And in the last lecture we have discussed few things. For example, what is the ultimate source of energy? And then we discussed what is the significance of ATP, what was the significance of photosynthesis in establishment of what? Aerobic respiration. And then we discussed about the reactants of photosynthesis, and finally we discussed very important concept of what compensation point, because like your dual SIMs, plants have got dual metabolism. One of them was respiration, other one was photosynthesis. So a point was there where rate of photosynthesis was becoming equal to the rate of respiration, and then rate of photosynthesis was increasing as the sun was rising. And at the time of dusk, mean Ghurub Aftab, again the rate of photosynthesis was getting down and it was equivalent to rate of respiration again. So that very point was basically compensation point where rate of photosynthesis become equal to the rate of respiration. And today we want to move ahead and we want to see the experimental foundation or logics of what photosynthesis. So open up your brains and your copies, eyes, ears, everything, and be ready to have a beautiful lecture. Let's move to the whiteboard. Hello my dears, हम बहुत प्रिमिटिव टाइम से फोटोसिंथेसिस के बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, हम उसकी कुछ आज बातें करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ हर बात बुक के कॉन्टेक्स्ट में ही अंडरस्टैंड करें। कुछ कॉन्सेप्ट के इन्हांसमेंट के लिए हमें तारीख के झरोकों में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि लोगों ने किस किस अंदाज से बहुत छोटी छोटी बातों को सोचा, और आज 200-300 साल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम इस मकाम पे खड़े हैं कि हम फोटोसिंथेसिस की हर चीज़ को जानते हैं, राइट। सो वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स? लुक एट दिस। देयर वाज अ साइंटिस्ट, यस ही वाज जीनियस ऑफ हिज टाइम, अपने दौर का बड़ा कमाल आदमी था। उसके नाम था स्टूडेंट्स अरिस्टोटल। हम उसे उर्दू में अरस्तू के नाम से पढ़ते आए, राइट। इस अरिस्टोटल नामी साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि प्लांट की मैस में इजाफा एट द कॉस्ट ऑफ सॉइल होता है। यानी कि जब मैं किसी पौधे को ज़मीन में लगा दूंगा तो जित मट्टी है जो पौधे के अंदर ट्रांसफर होती रहेगी या उसमें से चीज़ें ट्रांसफर होगी तो पौधे का मैस इंक्रीज होगा। यानी कि उसका ख्याल ये था कि प्लांट की ग्रोथ किस पे डिपेंड कर रही है? सॉइल पे। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट जो था वो किसने किया स्टूडेंट? जे.बी. वॉन हेलमट ने किया। जे.बी. वॉन हेलमट ने किया। एक्सपेरिमेंट की बेसिस बड़ी सिंपल थी, लेकिन इन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में बहुत वैल्यूएबल लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। उसे टेस्ट करना था कि क्या वाकई ही सॉइल कन्वर्ट होती है किसमें? प्लांट बॉडी में। तो उसके लिए उसने क्या किया स्टूडेंट्स? ही टुक 2 प्लांट्स। ज़ाहिर है उसने हमारे लिए क्या लिए? 2 प्लांट्स लिए। और इम्पोर्टेंट बात कि ये दोनों प्लांट्स शुड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, कि उन्हें सेम स्पीशीज का होना चाहिए। ये बात बहुत दफ़ा मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ और बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के शोल्डर्स पे अभी से एक रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन डेवलप हो। तो ये सेम स्पीशीज के हमने 2 प्लांट ले लिए, और फिर इन दोनों प्लांट्स को बिफोर प्लांटेशन लगाने से पहले उसने क्या किया? उसने इनको वे कर लिया। वे करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसको वजन कर लिया। रिमेंबर, ऑल रिसर्चेस आर यूजलेस इफ दे आर नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसने नॉट ओनली उसको वे किया, बल्कि जो उसने वे किया उसने उसको प्रॉपर नोट डाउन कर लिया और डेट भी डाल दी कि किस डेट की बात है कि जब मैंने ये प्लांट को प्लांट किया था, राइट। नंबर 2 क्या किया स्टूडेंट? उसने जो सॉइल ऐड की उस पॉट में, सॉइल जो ऐड की उसकी क्वांटिटी भी सेम रखी। फॉर एग्जांपल
अगर उसने प्लांट ए में 500 ग्राम सॉइल ऐड की है, तो प्लांट बी में भी उसने क्या ऐड की स्टूडेंट्स? 500 ग्राम सॉइल ही ऐड की। सो नोन क्वांटिटीज ऑफ सॉइल उसने ऐड कर दी और उसके बाद जाहिर है उन्हें किसी गमले में लगा दी। आफ्टर 3 or 4 years, now it was a time to test the hypothesis proposed by Aristotle. 4 साल के बाद उससे जाहिर है फिर क्या किया स्टूडेंट्स? दोबारा से प्लांट को निकाला और प्लांट को वे किया, राइट। उसके बाद उसने सॉइल को लिया दोनों प्लांट्स की और उनको भी उसने क्या कर लिया? वे कर लिया, मीन उसका वेट कर लिया। दोनों को वेट करने के बाद उसे क्या पता चला स्टूडेंट्स कि सॉइल के अंदर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ सिग्निफिकेंट का मतलब खातिर खा चेंज नहीं आई, थोड़ी बहुत चेंज आई। वो तो जब आपको पता है हम किसी में कोई पानी देंगे उस पौधे में तो थोड़ी बहुत तो उसके साथ भी नीचे सुराख में से मट्टी निकल सकती है, बट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज, कोई खास चेंज नहीं आई थी इन द वेट्स ऑफ व्हाट? सॉइल। लेकिन देयर वाज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। मिसाल के तौर पे कि जो मेरे पास एक 400 ग्राम का प्लांट था, अब वो फॉर एग्जाम्पल 4000 ग्राम का प्लांट बन चुका था। So there was a very significant change in the weight of the plant and there wasn't significant change in the soil. तो साबित हो गया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल जरूरी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ एसेंशियल्स हैं जो प्लांट सॉइल से ऑब्टेन कर रहा होता है। तो ये जो पहला मिथ था इट वाज बस्टर्ड अवे कि सॉइल प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होती है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं। उस पर जो साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया, हम मूव कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में वी वांट टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर CO2 is essential for photosynthesis. इसको हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि हमें सबसे पहले ये पता हो कि अगर CO2 इस्तेमाल हो रही है तो बेसिकली उससे प्रोड्यूस क्या होता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि बेसिकली सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्लांट में जो चीज़ डिटेक्टेबल दैट वाज अ कार्बोहाइड्रेट and that carbohydrate was nothing other than starch, right? And you know very well कि जो starch है ये हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि it is basically a polysaccharide, right? तो हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इसके हमारे पास 2 वेज है स्टूडेंट्स। नंबर 1 सिंपल आयोडीन टेस्ट। आप एक सिंपल सा क्या लगा लें? I2 टेस्ट लगा लें। I2 स्टैंड्स फॉर आयोडीन। सिंपल आयोडीन टेस्ट लगाएं। इसका क्या मतलब है कि इफ यू वांट टू टेस्ट इट्स प्रेजेंस इन सम फूड्स तो जस्ट पोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द फूड। इफ इट टर्न्स इनटू व्हाट? ब्लू ब्लैक कलरेशन, इट मींस स्टार्च इज देयर, राइट? दोबारा आप लिख देता हूं मैं कि आपने कोई भी फूड स्टफ लिया स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों ने उसके साथ आयोडीन को ट्रीट किया और कलर हो गया मेरे पास कैसा? ब्लू ब्लैक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन क्या हो स्टूडेंट्स अगर मुझे ये वाला स्टार्च टेस्ट करना पड़ जाए किसमें? लीव्स में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। हम देखते हैं कि हम उस पर्टिकुलर केस में लीव्स में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ starch in leaves.
हम अपने लीव्स में स्टार्च को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्लेस दैट वेरी प्लांट इन dark place or in dark room or in some cupboard where there is no excess of light. जहाँ रोशनी नहीं है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा स्टूडेंट, ऐसा लगेगा कि जैसे हमने प्लांट को रोज़ा रखवा दिया है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि जो प्लांट है इट कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसे जिंदा रहेगा। जाहिर है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो फूड उसकी बॉडी में पहले से मौजूद है वो उसको कंज्यूम करना शुरू कर देगा। अ टाइम विल कम जब उसका रेजर्वायर मुकम्मल खत्म हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि वी हैव डी स्टार्च द प्लांट। तो मैंने ये प्लांट को क्या कर लिया स्टूडेंट्स, डी स्टार्च कर लिया। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर हमने इससे कोई एक्सपेरिमेंट लगाया तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद बनने वाले स्टार्च की पेरेंट्स को भी इसी प्रोटोकॉल से चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम ये था कि आपने प्लांट को डी स्टार्च कर लिया। उसके बाद नंबर 2 पे आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने टेक लीव्स और टेक अ लीफ, जो मर्जी समझ लें, आप एक लीफ भी ले सकते हैं और ज़्यादा लीफ भी ले सकते हैं। आपने उस लीफ को लिया एंड बॉयल इट इन वाटर, और आप लोगों ने इसे गरम गरम पानी में डाल के बॉयल कर दिया। याद रखें इसमें आपने पानी को पहले से बॉयल किया होगा, उसको आप उन लीव्स को आप बॉइलिंग वाटर में ही डालेंगे। रीज़न इज मैं आपको बिल्कुल हर एक स्टेप की यहाँ पर लॉजिक देना चाह रहा हूँ, तो आप इस कॉलम में बेशक इसके नीचे एक हेडिंग बना लें या लिख लें कि व्हाट इज द बेसिकली लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेप। छोटे जो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम वो एक स्टैचू बनने वाली गेम स्टॉप खेला करते थे कि जहाँ कहीं भी कोई पर्सन है वो उसी पोस्टर में रुक जाता था, राइट। तो कुछ ऐसा काम हम यहाँ भी करना चाह रहे हैं। वी वांट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस देयर एंड देन, उसी वक्त रुकना चाहते हैं। तो क्या करो, उसके एंजाइम को डीनेचर कर दो। जब मैं एंजाइम को डीनेचर करना चाहता हूं तो उसका एक ही आसान सा वे है कि उसे बॉइलिंग वाटर में डाल दो, राइट। तो पहला स्टेप मेरे पास ये है कि टू स्टॉप ऑल रिएक्शंस बाय डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। तो पहला काम तो ये किया हमने कि हमने एंजाइम्स को डीनेचर करके रिएक्शन को देयर एंड देन स्टॉप कर, राइट। नंबर 3 इज बॉयल लीफ इन एथेनॉल। आप लोग इथाइल अल्कोहल लेंगे और उसमें इस पर्टिकुलर लीफ को बॉयल करेंगे इन वाटर बाथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज कि सेफ्टी फर्स्ट। यू नो एथेनॉल इट कैन कैच फायर, ये आग पकड़ लेती है। अगर मैं इस एथेनॉल को आग से बचाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वाटर बाथ यूज़ करना पड़ेगा। भाई पानी तो गर्म हो, एथेनॉल तो गर्म हो, लेकिन मेरा फ्लेम जो उसको गर्म कर रहा है वो इस एथेनॉल को बर्न ना कर दे, राइट। तो आपने बॉयल करना है इस लीफ को इन अ वाटर बाथ इन एथेनॉल। तो क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यस यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स कि एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और क्या होगा, यू नो कि सिमिलर चीजें सिमिलर चीजों में हल हो जाती हैं। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक एथेनॉल ऑर्गेनिक क्लोरोफिल को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगी, इट विल कम आउट। तो इसका मतलब ये होगा टू डिजॉल्व एंड रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स। ये हमने काम करना था, इसलिए हमने ये वाला स्टेप किया है। अब अगली बात ये कि भाई मैं क्लोरोफिल को यहां से रिमूव क्यों करना चाह रहा हूं। आंसर इज कि जो इस पर्टिकुलर स्टेप का एंड रिजल्ट है वो कलर बेस है, और अगर मैं प्री एग्जिस्टिंग कलर को उसमें से रिमूव नहीं करूंगा तो आई कैन नॉट एस्टिमेट द एग्जैक्ट एंड रिजल्ट। तो इस लिहाज से मुझे इस ग्रीन कलर को वहां से एलिमिनेट करना है, वहां से रिमूव करना है। तो उसका बेस्ट वे क्या है कि क्लोरोफिल को अल्कोहल में डिसॉल्व करो और वहां से बाहर निकाल दो। जब आपका लीफ बिल्कुल ग्रीन लेस हो जाएगा या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, वरना बार बार एथेनॉल इसमें डाल के उस पर्टिकुलर चीज मीन क्लोरोफिल को वहां से ड्रेन आउट करते रहेंगे, राइट। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।
अगर आपका लीफ बिल्कुल क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल लेस हो गया है, तो आप नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि बॉयल द लीफ इन वाटर अगेन। अब आप उसे दोबारा से वाटर में बॉयल करोगे। अब क्या जरूरत है वाटर में बॉयल करने की, तो जरा बात को गौर से सुनिए। जब मैं एथेनॉल में लीफ को बॉयल करता हूं तो क्लोरोफिल तो वहां से निकल जाता है, लेकिन लीफ बुरे तरीके से बहुत बैडली डिहाइड्रेट हो जाता है। आपके लिए एक टर्म यूज करो ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो ये किसी स्लांटी की तरह से क्रिस्पी हो जाता है। या अगर मैं आपको थोड़ा सा किसी मेले वगैरह पे ले जाऊं तो आपको पता है कि वहां पे पापड़ मिलते हैं, दैट इज वेरी क्रिस्पी वन, राइट। तो जब मैं उस पर्टिकुलर लीफ को देखता हूं तो वो भी क्या हो जाता है, ब्रिटल, क्रिस्पी। तो अब इस पर्टिकुलर ब्रिटल या क्रिस्पी लीफ को टूटने से बचाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं इसके वाटर में बॉयल कर देता हूं। रिजल्ट में क्या होगा, टू सॉफ्टन द लीफ। लॉजिक क्या है, टू सॉफ्टन द लीफ। मैं लीफ को नर्म करने के लिए मैंने ये वाला काम किया था। जब ये लीफ सॉफ्ट हो जाएगा तो नंबर 5 स्टेज पे आ जाएंगे। प्लेस लीफ ऑन अ वाइट सिरामिक टाइल। आप उसे वाइट सिरामिक टाइल पे प्लेस कर दोगे। अब इसी क्या लॉजिक है, इसी लॉजिक मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि जब मैं इसे वाइट सिरामिक टाइल पे रखूंगा तो अगर थोड़ा सा स्टार्च भी होगा तो वाइट बैकग्राउंड में उसका कलर मुझे नजर आ जाएगा। So to have a clear view of even a minute concentration or quantity of starch, इसलिए इसे वाइट बैकग्राउंड पे लिख रखना बहुत जरूरी। अब हम कर रहे हैं आखिरी काम, और आखिरी काम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ऐड or put drop of iodine, usually it is in the form of what, salt, something like solution of potassium iodide। जब मैं इस पर आयोडीन के ड्रॉप ऐड करूंगा तो what will happen, now there are two possibilities, right। पहली पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स कि जो ही मैं इस पर आयोडीन का ड्रॉप डालूंगा तो there is no change in color, there is no change in color। यानी कि आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आयोडीन का अपना रंग क्या है, तो आप मुझे फौरन जवाब देंगे कि सर वी डोंट नो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से ऑलमोस्ट हर बंदे को आयोडीन का रंग पता है। अगर नहीं तो आप मेरी बात को गौर से सुनिए। मेरा ख्याल है कि आज ऑलमोस्ट हर घर में पायोडीन तो पड़ी होती है, जख्मों को साफ करने की मेडिसिन से पायोडीन, राइट। उस पायोडीन कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, ब्राउन सा होता है। तो वही कलर आयोडीन का भी है। बेसिकली पायोडीन में भी हमने किसी बेस में आयोडीन को ही डिसॉल्व किया हुआ है, राइट। और वो जो आयोडीन है वो बेसिकली एक जर्मीसाइड के तौर पे काम कर रही है। तो इसमें कोई चीज़ निकल नहीं आए, इसका मतलब यह है कि आयोडीन का अपना रंग है, इसमें स्टार्च शामिल नहीं है। तो व्हाट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम इट, रिजल्ट में यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इसका मतलब है नो स्टार्च। अगर कोई चेंज नहीं आई कलर में, आयोडीन का रंग ही रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर स्टार्च प्रेजेंट हुआ तो व्हाट विल हैपन, इट विल इमीडिएटली चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलरेशन, राइट। तो अगर मेरे पास ब्लू ब्लैक कलरेशन बन गई तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो वी कैन राइट इन रेड स्टार्च इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये होगा कि किसी जगह पे अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो स्टार्च डेफिनेटली क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो दिस इज अ टेस्ट कि हम किसी भी चीज की प्रेजेंस, नेसेसिटी, एब्सेंस को वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट नोन एज व्हाट, स्टार्च टेस्ट ऑफ द लीव्स। बहुत क्विकली विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप लीफ लेंगे, उस लीफ को आप वाटर में बॉईल करेंगे टू स्टॉप ऑल द रिएक्शन देयर एंड देन।
फिर हम एथेनॉल में उसको बॉयल करेंगे टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्रीन लीफ कैन इंटरैक्ट विद द एंड रिजल्ट. So try to eliminate this color from here, and then we will boil the leaf in water again because we want to soften the leaf, because alcohol was a dehydrating agent. After making the leaves very soft, we will place it on the white ceramic tile to have a clear view of the minute concentration of starch, and then we will add iodine drop onto it, and then we will observe the color change. If there is no change in color, it means starch is absent, and if it change into black, blue-black coloration or it's any shade, it means starch is present in minute concentration and very high concentration. So ये सारे के सारी बेसिस थी, और अब हम देख रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कहाँ कर सकते हैं. तो यू नो वेरी वेल, आप ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं कि हमने डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ किए थे किसकी स्टडी करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को स्टडी करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लाइट इज एसेंशियल, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑल दिस स्टफ. इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो जितने भी 4-5 एक्सपेरिमेंट आपने ग्रेड 9 में पढ़े थे, उन सारों को वेरीफाई करने का एक ही मेथड है. क्या वेरीफाई करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हो रही है नहीं, दैट वाज बट स्टार्च टेस्ट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, लिखते हैं लास्ट लेक्चर की लास्ट इक्वेशन दोबारा से, और वो क्या था कि CO2 when combined with water it gives us C6H12O6, और हमें मिल जाती है जाहिर है ऑक्सीजन, और हमें मिल जाता है वाटर. और अगर आप इसको करना चाहते हैं स्टूडेंट्स क्या बैलेंस, तो यू नो वेरी वेल कि वी हैव टू प्लेस 6 ओवर हियर एंड 12 ओवर हियर समवेयर हियर, एंड देन वी हैव टू प्लेस 6 ओवर हियर एंड 6 ओवर हियर. राइट. तो ये मेरे पास एक बैलेंस इक्वेशन है. इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं तो मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से एक का नाम क्या है CO2 और दूसरे का नाम क्या है स्टूडेंट्स, वाटर. एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये दोनों रिएक्टेंट है भी या नहीं. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं चेक करूं कि फोटोसिंथेसिस हो भी रही है नहीं. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्च टेस्ट यूज करना पड़ेगा. अब हम देखते हैं हाउ वी कैन प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये हमने आगे भी पढ़ा है, लेकिन अब फिलहाल हम बहुत ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट को, कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 2 प्लांट्स लेंगे. वी विल टेक 2 प्लांट्स, ठीक है, और इससे वन ऑफ दैम इज प्लांट A, अदर वन इज प्लांट B. 2 प्लांट थे मेरे पास, प्लांट A और प्लांट B. एक प्लांट को मैंने क्या किया, उसको मैंने CO2 प्रोवाइड की. कैसे, यूजिंग NaHCO3 इन द बीकर. राइट. इसका मतलब है कि प्लांट A को CO2 मिल रही है, लेकिन जो मेरा प्लांट B था उसके बीकर में मैंने क्या पोर कर दिया स्टूडेंट्स, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या करता है, ये सारी की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसका मतलब ये होगा कि प्लांट B को नो CO2 इज अवेलेबल, इसको कोई CO2 अवेलेबल नहीं थी, और प्लांट A के सारे लीव्स को CO2 मिल रही थी. मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, नंबर 1 मुझे 2 प्लांट लेने हैं, नंबर 2 मुझे उनको डिस्चार्ज करना है, नंबर 3 एक प्लांट के अंदर मुझे प्लेस कर देना है NaHCO3 जिसको मैं CO2 प्रोवाइड करना चाहता हूं, और दूसरे प्लांट को मैं ऐड कर दूंगा KOH जिसको मैं CO2 हरगिज़ देना नहीं चाहता. फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स कि मैं इन पर्टिकुलर प्लांट्स के लीव्स लूंगा, प्लेस इन सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स, ये हम लोग कर लेंगे. फिर उसके बाद डी पे क्या करूंगा मैं, टेक लीव्स, आप दोनों के लीव्स लेंगे एंड अप्लाई स्टार्च टेस्ट, और फिर आप लोग उस पे स्टार्च टेस्ट अप्लाई कर दोगे. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा. रिजल्ट स्टूडेंट मैंने ये देखा कि जो मेरे पास था ना प्लांट ए, उसका जो लीफ मैंने लिया हुआ था, ये कैसा कन्वर्ट ये हो गया ब्लू ब्लैक. इसका क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स, ब्लू ब्लैक होते ही मुझे पता चल गया कि जिस प्लांट को मैं CO2 दे रहा हूँ वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने के काबिल हुआ,
और उसने क्या बना दिया, डेफिनेटली स्टार्च। तो जब स्टार्च बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। ऑन द अदर हैंड जब मैंने लिया स्टूडेंट्स क्या, लीफ बी, यानी कि प्लांट बी में से मैंने लीफ लिया, तो मुझे ये पता चला कि देयर इज नो चेंज इन कलर। जब ये वाला लीफ ब्राउन ही रहा, मीन आयोडीन के कलर का ही रहा, तो फिर मुझे क्या पता चल गया कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो हेंस मैंने ये साबित कर दिया स्टूडेंट्स कि CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और अगर CO2 ना हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब हम करते हैं आज के लेक्चर की आखिरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपकी बुक का टॉपिक भी है, वो ये है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट वाटर इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट कॉलम अगेन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस ये किया था, दोबारा से ये लिख रहे हैं कि वी आर इन नीड ऑफ CO2 and we are in need of water, and then we have nothing other than C6H12O6 plus oxygen and plus excessive water. And you know very well we have to have another very important thing over here, and that very important thing is definitely sunlight or any other visible light, and plus we have to have what, living chlorophyll. तो जब ये सारी की सारी प्री रिक्विजिट्स प्रेजेंट होंगी तो जाहिर है प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, और क्या बना देगा, ग्लूकोज। क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ स्टूडेंट्स कि वाटर बहुत इसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस? तो सिंपल सा आंसर ये कि आप एक प्लांट लें और एक को आप पानी दें और दूसरे को आप पानी ना दें, तो जिसको आपने पानी नहीं दिया होगा जाहिर है ऐसा मुरझा जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर या पौधे की लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इससे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट मेरे पास ये था स्टूडेंट्स कि देखिए, एक मेरे पास CO2 और एक मेरे पास वाटर है। जरा बात को अपने गौर से सुनना स्टूडेंट्स। अब देखें कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, राइट। सिमिलरली एक ऑक्सीजन मेरे पास कहाँ है, यहाँ, दो जगहों पे ऑक्सीजन। इनमें से डेफिनेटली एक जगह वाली ऑक्सीजन यहाँ इस्तेमाल हुई है और दूसरी ऑक्सीजन यहाँ एज आ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई, राइट। या तो ये CO2 पूरी की पूरी यहाँ इस्तेमाल हो गई है और वाटर की हाइड्रोजन इसके अंदर शामिल हो गई है, या फिर स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल सारे का सारा आके इस C से मिल गया और O2 लिबरेट हो गई। यानी कि वी कैन सस्पेक्ट दैट दिस पर्टिकुलर CO2 is giving off what, oxygen। पहला हमारा शक ये है कि CO2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो दूसरा हमारा शक है कि नहीं, CO2 में से ऑक्सीजन नहीं आ रही, बेसिकली वाटर इज गिविंग ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। अब इसके लिए एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स, उसका नाम था वॉन नायल। आप इसे नील भी बोल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ईयर वॉज 1930। yes, he was basically working on photosynthetic bacteria। किस पे काम कर रहा स्टूडेंट्स, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। आपने बात को स्टूडेंट्स बहुत गौर से देखना है कि हम अगर कोई भी बात करते हैं साइंस में तो डेफिनेटली उसके पीछे हमारी कोई ना कोई रिसर्च या कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होता है। इसका व्यू ये था कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर एंड नॉट और नेवर CO2, but remember it was his hypothesis। ये उसका अपना हाइपोथेसिस था सिर्फ। क्यों उसका हाइपोथेसिस था? बिकॉज कि जब उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया तो जितनी भी CO2 वो प्रोवाइड करता था, राइट, वो सारी की सारी फिक्स हो जाती थी और उसमें से कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती थी। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए कि लुक एट दिस। ये मेरे पास एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो वाटर यूज नहीं कर रहा, इट इज नॉट यूजिंग वाटर,
it is doing photosynthesis with some other source, and whenever he supplied any CO2 to this particular what photosynthetic bacteria, so it was not giving off what? Oxygen. चूंकि CO2 के इस्तेमाल के रिजल्ट में ऑक्सीजन पैदा नहीं होती थी, तो उसका व्यू ये था कि इस पर्टिकुलर CO2 को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है, बल्कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी वाटर। लेकिन बात भी वही हो रही है स्टूडेंट्स कि हम साइंस के लोग कभी हाइपोथेसिस पे बिलीव नहीं रखते, हम हमेशा इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को ऑलवेज पुट इनटू सम टेस्टिंग। तो उसके लिए हम देखते हैं कि आने वाले लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के बाद जब डिस्कवर हो गया था व्हाट मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो उसको यूज करके उन्होंने इस हाइपोथेसिस को कैसे वेरीफाई किया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस वेल डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कि 1930s में एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था वॉन नायल ने, और अब इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की एबिलिटी हमारे पास कब आई थी याद है? 1940s में इसको टेस्ट किया गया, इसको वेरीफाई किया गया। और उसके लिए 1940 में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने 2 ग्रुप लिए प्लांट के। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 प्लांट्स ग्रुप ए में ले लिए और उन्होंने 10 प्लांट्स ही ले लिए किस में? ग्रुप बी में। ये ग्रुप बी था और ये था ग्रुप ए। इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलता हूं जो स्पीशीज इन प्लांट्स की है वही स्पीशीज इन प्लांट की भी होनी चाहिए, राइट। अब इन ग्रुप्स को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स? उन्होंने लैब में 2 बड़ी स्पेशल चीजें बनाई। उनमें से एक का नाम क्या था? वाटर। ये क्या बात हुई, बड़ी स्पेशल चीजें बनाई? भाई मैं बता रहा हूं कि आमतौर पर जो वाटर मेरे पास होता है उसका जो मोलेक्युलर मास है वो कितना है? जाहिर है 2 इसका और 16 इस ऑक्सीजन का, बिकॉज इट इज O16, राइट। इसका कितना है? 1। चूंकि इसके 2 एटम इस्तेमाल हुए तो 1 × 2 2 और 16 × 1 16। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे वाटर का नॉर्मल मोलेक्युलर मास कितना हो जाएगा? 18। 16 + 2 18। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने लैब में इस ऑक्सीजन की जगह पे इसका एक स्टेबल आइसोटोप इस्तेमाल किया, उसका नाम क्या था? O18। तो अब क्या बनेगा मेरे पास स्टूडेंट्स? H क्या बनेगा मेरे पास? 2। और चूंकि अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं O18, तो जब मैं यहां पे O18 इस्तेमाल करूंगा तो अब ये वाला वाटर नॉर्मल नहीं रहेगा, बल्कि ये एक हैवी वाटर बन जाएगा। बिकॉज नॉर्मल वाटर का मोलेक्युलर मास कितना है? 18 और इसका कितना है? 20। ये 2 AMU हैवियर है, इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूं? हैवी वाटर। याद रखिए ये बात स्टूडेंट्स, ये है कि ये वाला जो पानी है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बिकॉज कि ये जो ऑक्सीजन है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये इसका एक स्टेबल आइसोटोप है। सो ट्राई टू एलिमिनेट दिस कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड कि ये बेसिकली एक स्टेबल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है, लिहाजा मैं इसकी प्रेजेंस को रेडियो एक्टिव डिटेक्टर से मींस गैगर मुलर काउंटर से डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात ये थी कि उन्होंने बनाया एक हैवी वाटर। कहाँ? अपनी लैब में। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 2 हमने क्या किया स्टूडेंट्स? यू नो कि अगर मैं किसी CO2 की बात करूं तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि CO2 का मोलेक्युलर मास क्या बनेगा? यू नो इसका नॉर्मल एटॉमिक मास कितना है? 12 और इसका कितना है मेरे पास? 16, राइट। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 12 + 32 हो जाएगा कितना? 44। सो नॉर्मल मोलेक्युलर मास ऑफ नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? 44। लेकिन हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि हमने इस वाले केस में C14 नहीं इस्तेमाल की, बल्कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया।
यहाँ का यूज किया था स्टेबल आइसोटोप, रेडियोएक्टिव नहीं था। यहाँ पे मैंने यूज किया है यहाँ पे यूज किया मैंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, और वो क्या था C14। इसका मतलब ये है कि जब मैं 14 के साथ 32 को मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा क्या 46। नाउ लुक एट दिस, इट इज अ रेडियो एक्टिव CO2। एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशंस को समझें। इस वाले केस में मैंने क्या की, हैवी वाटर इस्तेमाल किया, ये रेडियोएक्टिव नहीं है, और इसमें मैंने इस्तेमाल की क्या, रेडियोएक्टिव CO2, ये स्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको डिटेक्ट करना चाहता हूं, इसकी प्रेजेंस को, तो मुझे यूज करना पड़ेगा क्या, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। क्या यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स इसको डिटेक्ट करने के लिए, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और अगर मैं इस पर्टिकुलर CO2 को डिटेक्ट करना चाहता हूं तो आई मस्ट यूज व्हाट, गाइगर काउंटर, गाइगर मुलर काउंटर, और सिंपली गाइगर काउंटर। This particular group of scientists was blessed with both facilities कि इनके पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी था और इनके पास गैगर काउंटर भी था, तो अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर सकते थे। उन्होंने किया क्या स्टूडेंट्स, उन्होंने इन प्लांट्स को क्या दी, बात याद रखिएगा, ये कॉलम किसका है, ये ग्रुप ए का कॉलम है, राइट, ये ग्रुप ए का कॉलम है, और ये कॉलम किसका है स्टूडेंट्स, ग्रुप बी का। ग्रुप ए के पौधों को क्या था प्लांट, आपको याद है स्टूडेंट्स, बताए तो हम लोगों को, ये थी बेसिकली एक एल्गी, और उस पर्टिकुलर एल्गी का नाम क्या था, क्लोरेला। राइट, उससे इस पर्टिकुलर क्लोरेला को क्या प्रोवाइड की, नंबर 1 को उसने प्रोवाइड की हैवी वाटर, और नंबर 2 वाज नॉर्मल CO2। राइट, चलें आपको ऐसे लिखता हूं मैं ताकि आपके लिए और बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप हो। एबनॉर्मल चीज को मैं रेड से लिख रहा हूं, तो इसका वाटर कैसा था, हैवी, तो मैंने यहां लिख दिया हैवी व्हाट, वाटर, हैवी वाटर। और यहां हमने क्या किया, यहां हम लोगों ने इस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हमने दिया नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। और यहां पे मैंने क्या यूज की स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव CO2, रेडियो एक्टिव CO2। अब जरूरत किस बात की थी कि मैं इन पर्टिकुलर प्लांट्स में से प्रोड्यूस होने वाली गैस को कलेक्ट करूं, तो उसके लिए मैंने इस पर्टिकुलर प्लांट के गिर्द क्या लगा दिया, पॉलीथीन बैग लगा दिया, और इन प्लांट से गिर्द भी मैंने क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, पॉलीथीन बैग। राइट, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस पर्टिकुलर गैस को एक सिरिंज में कलेक्ट किया, इस गैस को सिरिंज में कलेक्ट किया एक सिरिंज में, और इसको भी मैंने गैस को सिरिंज में कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में जो गैस मैंने कलेक्ट की यहाँ पे सिरिंजेस से स्टूडेंट्स, उनको मैं लेके गया किसके पास स्टूडेंट्स, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के पास, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के पास। और आपको पता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि उसके लिए हम लोग काफ़ी स्टेप्स करते हैं, समथिंग लाइक सबसे पहले हम लोग उसको वेपोराइज करते हैं, फिर हम उसको आयोनाइज करते हैं, फिर हम उसकी बीम फॉर्मेशन करते हैं, फिर हम उसको मैग्नेट की मदद से डिफ्लेक्ट करते हैं, और डिफ्लेक्ट करने के बाद इवेंचुअली हमारे पास एक ग्रिड होता है, उस पर्टिकुलर ग्रिड के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास एक पीक आ रही है या हमारे पास 2 पीक्स आ रही हैं। तो बहरहाल ये ज़ाहिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का काम है, मैं सिर्फ यहाँ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बाद उन्हें इस बात का पता था कि किस पॉइंट पे हिट होगा तो ज़ाहिर O18 बनेगी, और किस पॉइंट पे हिट होगा तो O16 बनेगी। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप ए के प्लांट्स में से ऑक्सीजन लेने के बाद जो गैस कलेक्ट हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ, उस लेने के बाद उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर पे अप्लाई किया, तो पता चला कि यहाँ पे जो पीक बन रही है, जो ग्राफ बन रहा है, वो बिल्कुल O18 जैसा था। राइट, तो जब जाहिर है मेरे पास O18 जैसा था, तो जाहिर है यहाँ मैंने क्या दिया हुआ था, हैवी आइसोटोप।
तो जाहिर है अब जो गैस यहाँ से बनी उसका सोर्स क्या था, वाटर। और जब मैंने इस पर्टिकुलर प्लांट में से गैस लेने के बाद उसको मैं स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारा तो वो बिल्कुल कैसा था, O16 जैसा था, ये O18 जैसा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये बात कंफर्म हो गई कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन का सोर्स है, CO2 ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। लेकिन हम कभी एक बात को वेरीफाई करके दूसरी को नलीफाई नहीं करते, पर हम उसको भी इवेलुएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अब इस एक्सपेरिमेंट को भी टेस्ट करना था। तो कैन यू गेस कि ये वाली CO2 मुझे कहाँ मिल सकती है? तो जाहिर है अगर वाटर का सोर्स, अगर ऑक्सीजन का सोर्स वाटर, तो फिर सारी की सारी CO2 मुझे मिलेगी लीव्स के अंदर। तो मैंने ये वाले लीव्स लिए और उनको ले गया मैं किसके पास, गाइगर काउंटर के पास। इट इज नंबर 2 स्टेप कि मैं उसे गाइगर काउंटर के पास ले जाऊं। तो जब मैं इसे गाइगर काउंटर के पास लेके गया स्टूडेंट्स, तो मुझे ये पता चला कि अब यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, नो रीडिंग इन द गाइगर काउंटर बिकॉज CO2 वाज नॉर्मल। लेकिन जब मैं गाइगर मूलर काउंटर को इन पर्टिकुलर लीव्स के पास लेके गया तो वहाँ पे डेफिनेट बहुत हैवी किस्म की बीपिंग स्टार्ट हो गई। इससे ये पता चल गया कि जितनी CO2 है वो सारी की सारी हमारे लीफ में इनोकुलेट हो जाती है, उसमें इस्तेमाल हो जाती है। और जो वाटर है बेसिकली इट डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन फर्दर स्प्लिट इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी हमारे पास व्हाट एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप इन सारी बातों के बाद आपको पता चला होगा कि नंबर 1, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ किसी प्लांट पे और मैंने डिटेक्ट करना हो कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं, तो आई हैव टू कैरी आउट व्हाट, स्टार्च टेस्ट। ठीक है, और स्टार्च टेस्ट 2 तरह का हो सकता है, सिंपल, उसमें एडिसिव डाल देते हैं। लेकिन अगर मुझे उसे लीफ पे अप्लाई करना हो तो आई हैव टू फॉलो अ वेरी लॉन्ग प्रोटोकॉल। तो तब मुझे इवेंचुअली क्या पता चलता है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट था या नहीं था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम इक्वेशन को करें बैलेंस तो फिर हमें 6 CO2 इस्तेमाल होते हैं, 12 वाटर इस्तेमाल होते हैं, और क्या इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो क्या प्रोड्यूस होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, राइट। और फिर हमने ये प्रूव किया इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर कि वाटर CO2 का वाटर सोर्स है ऑक्सीजन का या CO2 सोर्स है ऑक्सीजन का। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी प्रूव किया कि ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वाटर है या CO2 है। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।